नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बेहतरीन तरीके से हम लोग जो आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथमेटिक्स है उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं। आज आपका यह 5वां लेक्चर है, यानी 5वां महामैराथन है दोस्तों। एक लेक्चर और आएगा, मात्र एक क्लास और आएगा कल संडे के दिन। और हम सोच रहे हैं, आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग को उचित नहीं लगेगा तो हम इसे दोपहर में 11 बजे ही रखेंगे। आज कुछ मतलब इधर उधर कुछ काम था और इस वजह से आपकी क्लास नाइट में हो रही है। और ज़्यादा नाइट में होता है तो आप लोग भी फ्री होते हैं, एक कदर कर लीजिए, आराम से इस क्लास को देखिए और बच्चों को शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है। जिस प्रकार से आप देखते हैं क्लास को, अगर शेयर कर देंगे बच्चों को तो वो भी उनको अच्छा लगेगा, खुद अच्छा लगेगा, वो खुद आके जुड़ जाएंगे चैनल से और अपना कंटिन्यू हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है आपके पेपर में, ज़्यादा शेष दिन नहीं बचा हुआ है। 27, 28, 29 यानी 28 को आपका शायद मैथ का है और सामाजिक अध्ययन का है, ये दोनों एक ही साथ है। तो आपको मतलब एक ही दिन है, अलग अलग शिफ्टों में, तो आप उसको देंगे। और एक बस रिक्वेस्ट होती है हमारी, सिर्फ एक मांग होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। आपने देख चुके हैं दोस्तों, आप देख चुके हैं कि चारों के चारों लेक्चर, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, हार्डनेस जो लेवल होगा आपका पेपर हार्ड आएगा, इसकी पूरी गारंटी है, इसका पूरा सॉल्यूशन है दोस्तों। क्योंकि अभी तक जितने भी मैथ के पेपर बने हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हों चाहे आपके सेकेंड सेमेस्टर के हों, बैक पेपर, वह सारे के सारे पेपर हार्ड आए हैं, तो ये भी आपका हार्ड आएगा। और लेकिन यह आपको दावा के साथ हम कर सकते हैं, जितने क्लास करा दिए गए, 4, एक 5, आज है 5वां, इसके बाद 6ठा आएगा, इससे एक भी प्रश्न क्या, एक भी अंक, डिक्टो वही प्रश्न आएगा। आप लोग खुद देखिएगा। अगर तक अभी तक जो बच्चे पूरे क्लास नहीं देखे हैं तो मात्र हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि भाई आप मात्र 3 बार अगर चारों क्लास को, 5 क्लास को, 6 क्लास को, जितने 6 क्लास आएंगे अगर देख लोगे तो आप बताओ, आपका आगे भुगतना नहीं पड़ेगा। भुगतने इन द सेंस मतलब कि अगर आप एक बार बैग लग जाती है तो आप देख ही रहे हो कंडीशन, अभी तक 2013, 14, 12, 11 वाले भी बैग का पेपर दे रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आपका भी यही कांड होगा भाई, यही तरीका आपका भी होगा, यही सारे रवैया आप भी अपनाओगे। एक पेपर लेके अटकाए रहोगे, कब पेपर होगा बैग का पता नहीं होता है। ये यूपी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ भी होगा। यूपी क्या है, भारत है, भारत में सारी चीज़ें होती हैं और सारी चीज़ें सुचारू रूप से अपने प्रकार से चलती हैं, हमारे अनुसार नहीं चलेंगी। हमारे अनुसार से चलाने के लिए हमें टाइम को पाबंदी के रूप में अपने में जकड़ना होगा, टाइम के अनुसार चलना होगा। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, इस सेशन को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, और अपने जो डाउट हैं आप ज़रूर दिया करिए हमें। जैसे किसी बच्चे ने अपना डाउट दिया है, पहले उसको कराएंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक हो गया तो उसके आगे शायद आज और कल, आज अगर 1 घंटे की क्लास होती है देखेंगे, 1-1.5 घंटे की रखेंगे, वरना कल आपका मैथ पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप बताइएगा जो जो टॉपिक, जैसे कि कुछ बच्चे बोले हैं एसआई और सीआई कराने का, तो एसआई और सीआई पूरा कंप्लीट एक दिन हम करा देंगे, एक ही वीडियो में एसआई सीआई जितने भी आपके प्रश्न हैं वो ले लेंगे, और जितने क्वेश्चन बनने के तरह होते हैं, मतलब जितने प्रश्न बन सकते हैं वो भी करा देंगे एक वीडियो में, ठीक है, एसआई और सीआई। और इसके बाद जैसे जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यह आपके सिलेबस में है, इसको हम करा देंगे। और बताइएगा जो टॉपिक है तो व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पेज पर मैसेज कर दीजिएगा। और जो बच्चे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, डेली न्यूज़ पेपर देखने के लिए, डेली अपडेट होने के लिए, डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, डेली टेस्ट जीके का, करंट अफेयर का, यह सब देने के लिए दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए। करेंट हेवन नाम का चैनल भी है और करेंट हेवन ही आपका यूट्यूब चैनल भी है। और फेसबुक पेज की बात करें तो बस सर्च करिएगा करेंट हेवन यूट्यूब चैनल फेसबुक पर, तो आपका एक फेसबुक पेज खुलेगा जिसमें कि 1200-1300 बच्चे हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। चलिए, यह प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थी द्वारा, हम इसको सॉल्व कराना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, आप लोग भी सॉल्व करिएगा, पहले आप लोग फिर हम करते हैं। 3 यहाँ पे क्यूब रूट है साथियों, यहाँ पर 6 है और डिवाइडेड बाई रूट में 2 और यहाँ पे 3 है। इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन दिया है आपको 12, यहाँ पर घातांक में आपका तीसरा मूल है, तीसरा मूल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 होगा, यानी कि यहाँ पे क्यूब रूट है भाई, इसके कहने का मतलब यह हो गया। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, यहाँ पे 4 है और क्यूब रूट हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, ले लेंगे दोस्तों, रूट में 12 है। बताइएगा, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे जवाब दें। इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग ना। देखिए, हमने आपको घातांक में पूरा इसको समझाया है, पहले या फिर तीसरा, शायद तीसरा वीडियो थी, तो उसमें हमने पूरा घातांक आपका खत्म किया है, प्लस लसा मसा और प्लस जो आपके एलसीएम एचसीएफ होते हैं, जो बीजगणितीय एलसीएम एचसीएफ होते हैं, उसको हमने खत्म किया है। 3 चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म हुआ है, तो आप देख सकते हैं शायद तीसरा लेक्चर है। देखिए, 3
रूट में 6 दिया है, 3 रूट में 6 यानी कि आपका क्यूब रूट है, क्यूब रूट 6 दिया है, इसके बाद डिवाइड बाई कर दिया है क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं साथियों, इसको करेंगे 6 के पावर में 1/3 और इसको करेंगे 2 के पावर में 1/3, 2 के पावर में 1/3। अब आपका यह घातांक नियम आपने पढ़ा होगा, जब भी पहले इसको काट दीजिए, या फिर 6 के पावर में भी 1/3 है, 2 के पावर में भी 1/3 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 के पावर में 3 नहीं, डायरेक्ट हम लिख दिया हमने 6/2 के पावर में 1/3 लिख दीजिए। 2 से 3 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के पावर में 1/3, यानी इसी को हम लिख सकते हैं क्या, क्यूब रूट 3 लिख सकते हैं। आपका राइट आंसर यह हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 3 प्रश्न शायद इन्होंने पूछा था, तीनों बता देते हैं हम। अगला देख लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए, जिस प्रकार से अगर आप नोट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते चलें साथ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है इसमें सरलतम रूप बताना है। सरलतम रूप बताना है दोस्तों किसका, 1/√x। साथियों आपसे मतलब कि समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा, आप अपने हो, अपने फैमिली से हो, तो इस तरह से आपकी ये फैमिली है तो आपकी फैमिली का बड़ा करने का भी अधिकार आपके पास होना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ आप लोग शेयर कर दिया करिए जिससे कि और बच्चे कलेक्ट हो सकें, क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है और जो बाहर से लोग देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है। हाँ मतलब कि अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे मैथ पढ़ाई जाती है, भले अच्छी ना पढ़ाई जाती हो और भले ही अच्छी पढ़ाई जाती हो, अगर कम संख्या है, अच्छी पढ़ाई जाने के बाद भी लोग कहते हैं भाई बहुत बुरे, हो सकता है अच्छे टीचर ना हो, इस वजह से कम संख्या है। तो अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि अगर आप लोग को इससे कुछ लाभ मिल रहा है तो आप लोग खुद शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोग खुद शेयर करिए और बच्चों को बुलाइए प्लीज़, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जितने बच्चे हैं, जैसे कि उपासना हो गई, राकेश जी हो गए, महेंद्र जी हो गए, तो इन लोग से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट हमारी रहती है क्योंकि ये दिल के करीब रहते हैं हमेशा। तो बताइए भाई, शेयर करिए आप लोग। डी, रूट में x माइनस रूट में y अपान में x माइनस वाई, फटाफट शेयर करिए। अब इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बता दीजिए आप लोग। देखिए इसमें क्या पूछा गया आपसे कि राइट आंसर इसका क्या होगा। अब एक चीज़ आपको पता होगा, परमेयीकरण हम लोग कैसे करते हैं, जो यहाँ पे प्लस का साइन है, जो यहाँ पे प्लस का साइन, उसका साइन बदल दीजिए। तो साइन बदल कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे रूट में x माइनस में रूट में y अपान में रूट में x प्लस रूट में y, तो है ही पहले से, जो हमने रूट में x माइनस रूट में y ऊपर मल्टीप्लाई किया, उसी से रूट में x माइनस रूट में y नीचे से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे हमारे न्यूमेरिकल में। यह बराबर में है दोस्तों, किसमें है, बराबर में। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे रूट में x माइनस में रूट में y बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा रूट में x प्लस में रूट में y इंटू रूट में x माइनस रूट में y। तो a प्लस बी, a माइनस बी का यहाँ पर सूत्र बन गया, फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी। दोस्तों ये आपका सर्व समीका है, जिससे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। सिंपल यहाँ भी हो जाएगा, रूट में x का होल स्क्वायर माइनस रूट में y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट में x माइनस रूट में y है, उसको रहने दीजिए जस का तस, इसको कर देंगे x माइनस वाई, रूट में x माइनस रूट में y, रूट में y अपान में x माइनस वाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका यही राइट आंसर होगा। दोस्तों देख लीजिए किसमें है, इसमें है, यानी कि राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए एक लास्ट प्रश्न जो बच्चों ने पूछा था, इसके बाद हम लोग अपने मैराथन पे जुड़ जाएंगे। चौथा लेक्चर के बाद जो अगला प्रश्न था उसको लेंगे। यह दोनों जो अभी तक जो सीरीज चल रहा है आपका, राजन सीरीज प्लस पवन सीरीज चल रहा है, और प्लस बुक का चल रहा है, प्लस पिछले साल का 2-3 टेस्ट भी इसमें हमने शामिल किया है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, इससे एक भी प्रश्न बाहर आएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है, निश्चिंत रहिए। रूट में 12 माइनस रूट में 18 और डिवाइड बाई आपको दिया है, डिवाइडेड बाई। देखिए ध्यान से इसको करेंगे, ध्यान से करेंगे। इसमें हम 2 तरीका आपको बताएंगे, है ना। रूट में 12, अगर इस तरह प्रश्न रहता है तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। अगर आपका प्रश्न इस तरह से हो जाता है, रूट में 72 माइनस रूट में 18 भागे रूट में 12, अगर इस तरह से होता है तो आंसर कुछ अलग आएगा। देखिए आंसर क्या आने वाला है। अगर इस तरह से आपका प्रश्न दिया है तो हम कैसे लगाएंगे, रूट में 72 का मतलब होता है 12 छक 72 ना, 6 10 में 60 और 6 दूनी 12, 12 छक 72 होता है। तो कर लीजिए, पहले तोड़ लीजिए इसको, 12 छक 72। अब इसको फिर से तोड़ेंगे, पहले इसको तोड़ लीजिए भैया, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 डिवाइड बाई इस तरह से है 4 गुणे 3 कर लीजिए, 4 गुणे 3 कर लीजिए। अब इसको फिर से और तोड़ेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 गुणे, यहाँ पे 3 है, 4 3 12, यहाँ पे 3 है, 3 त्रिका 9 गुणे 2 हो जाएगा ना। देखिए 4 9 36, 36 गुना 72 माइनस, और यहाँ पर देखिए 3 गुणे 2 है, तो 3 एक इसको दे देंगे, 3 त्रिका 9 गुणे 2 हो जाएगा यह, भागे यहाँ पर क्या है 4 गुणे 3 है।
अब आपको पता है जो जोड़ा बनता है उसी को बाहर निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एक 2 का जोड़ा बन रहा है, 9 3 का जोड़ा बन रहा है। 9 में 3 गुणे 3 छिपा है और 4 में 2 गुणे 2 छुपा है। तो यहाँ से 2 निकालेंगे एक बाहर, यहाँ से 3 निकालेंगे बाहर, और यहाँ से हम लोग 9 निकालेंगे बाहर, सॉरी 3 निकालेंगे, यहाँ से भी 3 निकालेंगे बाहर। अब यहाँ से हम लोग 2 निकालेंगे बाहर, समझ रहे हैं, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर 2 बाहर निकालते हैं और 3 बाहर निकालते हैं, 2 गुणे 3 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा रूट में 2, माइनस में यहाँ पे 3 बाहर निकलेगा तो 3 रूट में 2, 3 रूट में 2 बचेगा। यहाँ पे डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 रूट में 3 बचेगा। दोस्तों हमने बताया था आपको, जब इस तरह से कोई संख्याएं लिखी गई होती हैं तो उसको हम इरेज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 रूट में 3। अब आप खुद देखिए इस रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, 3 दूना 6 रूट 2, 3 दूना 6 रूट में 2, माइनस इस 3 रूट 2 को हम लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे रूट में 3 गुणे रूट में 2 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि रूट में 3 फिर से वापस से 3 हो जाने वाला है। इसको क्या कर सकते हैं, 2 रूट 3 है तो हम लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे रूट में 2 गुणे रूट में 3। रूट 3 से गया और रूट 2 से चला गया, यहाँ बचा रूट 3 अपान में रूट 2, और यहाँ पे 6 रूट 2 है तो आप लिख दीजिए 6 रूट 2 माइनस में रूट में 3 अपान में रूट में 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, सीधा साधा फंडा है एलसीएम। जैसे ही एलसीएम हमने लिया यहाँ पर रूट 2 आ गया और रूट 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12 और माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यही आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, 12 माइनस रूट 3 अपान में रूट 2। ठीक है साथियों, इसको बहुत आसानी से, बहुत सिंपल से एक लाइन में किया जा सकता था, लेकिन आपको स्टेप वाइज मार्किंग करनी है, मतलब मार्किंग होता है आपके पेपर में, तो इसको आराम से जितना स्टेप्स अच्छे से ले जाएंगे उतनी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए इसको देख लीजिए, अगर इस तरह से यही प्रश्न अगर ऐसे रहता है तब कैसे करेंगे, जैसे केवल 1 में भागे था तो हमने 1 में भागे यहाँ पे कर दिया, यहाँ पर 1 में भागे किया, लेकिन अब पूरा ब्रैकेट में भागे है तो रूट में 72 जो है इसको हम लोग क्या लिखे थे, 3 दूना 6 रूट 2, तो लिख देंगे 6 रूट 2 भाई, 6 का 36, 36 दूना 72, अंदर जाएगा तो 72 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 दूनी 18, तो 3 बाहर आएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा, और नीचे क्या है, पूरे के ब्रैकेट के बाहर भागा लगा है ना, तो 4 3 12 यानी कि 2 रूट में 3 होगा, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम चाहते हैं जो 2 है, इस 2 को हम क्या बदल सकते हैं, रूट में बदल सकते हैं, 6 रूट 2। यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो 6 है इसको लिख सकते हैं 2 गुणे रूट 3 गुणे रूट 3 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ पे जो ये 3 रूट 2 है इसको लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे रूट में 3 गुणे रूट में 2, भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए नीचे वाला जो रूट 2 है, 2 है, उसको रूट 2 गुणे रूट 2 गुणे रूट 3 तो है ही पहले से। ठीक है साथियों, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, सब ओके हो जाएगा अभी, 1 मिनट। थोड़ी सी इन्वर्टर अगर स्टार्ट होता है तो ऐसे ही हो जाते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा, कोऑपरेट करिएगा। आगे देखिए भाई, यहाँ पे देखिए 2 रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 है। अब यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 2, अब आप बताओ इसमें रूट 2 है कहीं, इसमें रूट 2 है कहीं, एक रूट 2 यहाँ से कैंसिल, क्योंकि हमने इसमें से कॉमन कर लेंगे, हम लोग रूट 2 कॉमन करेंगे तो एक रूट इसके साथ चला जाएगा। इसके बाद रूट 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ भी एक रूट 3 कैंसिल हो गया, बचा नीचे रूट 2, ऊपर कितना बचेगा देख लीजिए, 2 रूट 3, ऊपर बचेगा 2 रूट 3 माइनस में रूट 3 नीचे बचेगा रूट में 2। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं और सॉल्व कर लीजिए, किस प्रकार से सॉल्व होगा और देख लीजिए, ये होगा ना भाई, रूट 3 अपान में 2, 6 रूट 6 अपान में 2, कहीं गलत तो नहीं हो रहा भाई, 6 दूनी 12, 36 दूना 72, ठीक है, 3 3 9 दूनी 18, ये रूट में 12 था तो 4 3 12 हमने कर दिया, ठीक है ना। अब इधर रूट हमने कर दिया 3 इंटू 2, 2 हो गया, ये 3 इंटू रूट 2 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 फिर से हो जाएगा, यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 2 हो गया, ठीक है, रूट 3 से कैंसिल हुआ, रूट 2 से, रूट 3 यहाँ से गया तो यहाँ से भी जाएगा, रूट 2 यहाँ से गया तो यहाँ से भी जाएगा, यहाँ बचेगा रूट 3, यहाँ बचेगा 2 रूट 3, यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे 2 रूट 3। अब बताओ यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है भाई। अब आगे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रूट 3 में से एक रूट 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, रूट 3 बटे रूट 2, यही आपका राइट आंसर होगा साथियों। या फिर इसको आपके ऑप्शन में दिया रहेगा 3 अपान में 2 कर इस तरह से दिया रहेगा, या फिर आपके ऑप्शन में 3 अपान में 2 का 1/2 पावर में दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा भाई। बोलो एक बार हर हर महादेव, कनार लगाइए भाई। देखिए आप लोग वीक मत पढ़ो, क्योंकि देख ही रहे हैं आप एग्जाम का थोड़ा सा
कितना पैटर्न बदल रहा है। तो अब हम पेज खोलते हैं अब आपका मैराथन वाला, यानी सीरीज जो हमने बनाया है PDF सबका मिक्स करके, है ना। चलिए आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैराथन, भैया जिसका यह कन्फ्यूजन था वो नोट कर लेंगे और जिनका नहीं था वो भी सीख लेंगे। और आप लोग को बस जितने कन्फ्यूजन हैं सारे आप लोग पूछ डालो, जितने पूछने हैं 27-28 तारीख से पहले जितने पूछ सकते हैं आप लोग, जहाँ जहाँ से प्रश्न उठाओ, किसी भी पेपर से उठाओ। लग रहा है आपको सर ने यह नहीं टॉपिक पढ़ाया है, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ऐसा क्वेश्चन सर ने नहीं कराया है, तब जाके पूछिए उसको। और लेकिन याद रखिए, जितना करा दिया गया, जितना एक क्लास और बचा है आपका, जितना करा दिया गया उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसकी फुल गारंटी हम लेते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं साथियों। जितना हमने बैक पेपर 2 में पढ़ाया था, जो बच्चे पढ़ के गए होंगे मैथ का, वो पूरा का पूरा करके आए होंगे, उससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आया था। हमने सोल्यूशन भी कराया है। जिन्होंने बैक का पेपर 2 दिया था या फिर जिनके भाई और साथी दिए थे, वो उनको आके प्लेलिस्ट में शेयर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में बना होगा DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, DLED सेकेंड 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स, इस तरह करके हमने बनाया है। चलिए अब लोग वहाँ जाते हैं दोस्तों। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। 2 अंकों की संख्या यह हमने लगा लिया था। इसके बाद आगे चलते हैं और इसके बाद यह भी हो गया था प्रश्न गुणनखंड वाला, 2-4 प्रश्न हमने करवाया था। अब आगे हाँ, अब देखिए यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए प्रश्न आप लोग नोट करेंगे, सोल्यूशन देना स्टार्ट करेंगे तुरंत। पहला प्रश्न आज का, समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब की, भाई आप लोग ना बात थोड़ा कम किया करिए कमेंट में, और इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ते नहीं तो आप लोग बात करोगे। समांतर भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं, क्योंकि हम देखते हैं बाद में तो देखते हैं बहुत सारे बच्चे बात किए रहते हैं अनाप शनाप, मतलब आपस में घर की बातें ये सब बाद में कर लीजिएगा, पहले पढ़ तो लीजिए। समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर, कितनी भैया, 15 मीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, 8 सेंटीमीटर हैं। लगाइए फटाफट, आप लोग शुरू करिए। उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी जो है भाई, वो कितना दिया गया है, 12 मीटर दिया गया है, 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समलंब चतुर्भुज है, समलंब का लिख लीजिए, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। भाई फटाफट लगाइए, आप सभी लोग लगाइए। जो लोग कहते हैं सर आप जो है कि बोर्ड पे नहीं लिखते हो प्रश्न, उनके लिए है प्रश्न, लिखिए प्रश्न लिखिए आप लोग सभी लोग, और इसका आंसर दीजिए हमें फटाफट दीजिए। चलिए, इसके लिए समलंब चतुर्भुज का आपको एरिया पता होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, देखिए आपके जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें एक अच्छा प्रश्न पूछा था, समानांतर चतुर्भुज पूछा था, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था वो, और शायद ही कोई बच्चा कर पाया होगा, इतना फुल गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि प्रश्न ही थोड़ा अजीब था। उसमें एक भुजा दे दिया था, 2 भुजा दे दिया था और एक विकर्ण दिया था, बोला था एरिया बताइए, ऐसे कुछ था प्रश्न जिसको हमने करवाया है। तो आप लोग भी देख लेंगे एक बार उसको, आप लोग का भी हेल्प हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समलंब चतुर्भुज में दोस्तों 2 पैरेलल साइड होती हैं, 2 पैरेलल भुजा होती हैं, और इस पर 2 पैरेलल होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, जो बस समांतर होती हैं। बोला गया समलंब चतुर्भुज एक दूसरे पे समांतर होती हैं, और यह इसका हाइट हो गया, यह इसका हाइट हो गया, जो हमको दिया है कितना, हाइट कितना दिया है, 12 दिया है। यह हाइट पूरा हमको दिया है 12 दिया है, 12 जो भी दिया हो मीटर में। और यह वाला जो छोटी भुजा है हमको कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। और ये बड़ी वाली भुजा कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि मीटर और सेंटीमीटर में कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, 12 मीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 मीटर, ठीक है। 15 मीटर है ना, एक आपका 15 मीटर, ये वाली भुजा 15 मीटर है, यह भुजा 15 मीटर है, यह 12 मीटर है, और यह 8 सेंटीमीटर है, यानी कि बहुत ही छोटा दे दिया है आपका ये वाला ऊपर वाला ना, 8 सेंटीमीटर है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ गलत दिया है ये इस प्रश्न में। अगर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया है तो आप मीटर में मान लोगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करके लगा लोगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आप सही कर लेंगे, यहाँ पर मीटर होना चाहिए ना। प्रश्न में ही गलत दिया है, आपका राजन सीरीज का प्रश्न है, ये गलत दिया है पवन सीरीज का प्रश्न है ये ना, हाँ ये पवन का है भाई, ये पवन का है, और पूछा भी हुआ है 1-2 साल में, ठीक है। तो अच्छे से करिए इसे, ये सब मीटर में है, यह प्रश्न में आप कर लेंगे। बुक से हमने मैच किया था तो ये मीटर में थे सारे के सारे, और इसमें लेकिन वो ले लिया था सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में देता है तब भी वही फार्मूला लगाएंगे। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है ए, जो पैरेलल साइड होते हैं उनका एडिशन, बटे 2 इंटू में h हाइट होता है। समलंब चतुर्भुज का जो एरिया का फार्मूला होता है
पैरेलल साइड a प्लस बी बट्टे के 2 गुणे में h होता है साथियों, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या दिया है, यह दिया है 8, यह दिया है 15। अगर यह a है या b है तो 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 बटे के 2, h की वैल्यू कितनी है बता देंगे, 12 है। 2 छक्का 12 हो गया, 15 5 20 3 23 हो गया, 23 गुणे 6 कर लेंगे तो 6 दूनी 12, 120, 6 18, 120 और 38 यानी 138 क्या मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह 138 मीटर स्क्वायर। इस तरह से प्रश्न लगाएंगे, फटाफट लगाइए, हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ऐसे ही अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये हार्ड में अगर यही प्रश्न आ जाता आपके पेपर में, नहीं पढ़े होते तो बोलते भाई हार्ड है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये सब मनगढ़ंत की कहानियां मत बनाइए। हम बोल दिए जब इससे बाहर नहीं आएगा तो आपका दायित्व तो बनता है कि 3 बार जब सर बोले तो 3 बार हम देख लें पूरे के पूरे क्लास, चाहे वो 10 ही बच्चा हमारे साथ ही क्यों ना जुड़ा हो, तो 10 के बच्चों को हम एक सजेस्ट करेंगे। जितनी चीज़ें बताई जाती हैं, अगर आप सोच रहे हो कि 10 साल हम आगे रहें दूसरों से, 5 साल आगे रहें दूसरों से, जो हमारे साथ हैं, हमारे सहपाठी हैं, उनको हम पीछे छोड़ दें, तो याद रखिए आपस में कंपटीशन करना जरूरी है और उनसे आगे निकलने के लिए जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वो चीज़ आप करिए। 100% आपको सफलता मिलेगी और आपके यूपी टेट के भी क्लास आप अटेंड कर पाओगे। नहीं तो कोई फायदा ही नहीं भाई, कोई फायदा नहीं। वहाँ पे यूपी टेट के भी पूरे क्लास करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में आएंगे, यूपी टेट का पूरा मैथ खत्म है, यूपी टेट का हिंदी खत्म है, यूपी टेट का सीडीपी खत्म है, यूपी टेट का आपका जो इन्वायरमेंट वो भी खत्म कर दिया गया है। तो आप लोग पहले इसको तो पास करो, फिर वहाँ पे हाथ लगाइएगा। प्रश्न लिखिए, यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं, यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं बोल रहा है। देखिए बराबर नहीं बोला, समांतर भुजाएं मतलब एक दूसरे के समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा, हम इसको लाइट को थोड़ा सही करते हैं। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। भाई थोड़ी सी खेद है हमें, अगर आप लोग को थोड़ा सा कष्ट हुआ हो तो उसके लिए खेद है मुझे, लेकिन माफ़ी चाहते हैं। यह टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस पर किसी का अख्तियार नहीं होता है, ये अपने आप घटते हैं और अपने आप ही सही होते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है आपको, और बोला इसके मध्य की जो दूरी है इसके मध्य की दूरी फटाफट आप लोग लगाइए। वैसे ही प्रश्न है, वही फॉर्मूला सेम लगेगा। मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल बताइए, समलंब का क्षेत्रफल बताइए, फटाफट बताइए। देखिए कैसे लगाएंगे, a प्लस बी बटे में 2 इंटू में h बराबर समलंब चतुर्भुज का एरिया। बस हो गया भाई, बनाना है बना लीजिए, आप लोग फिगर बनाना है तो फिगर बना लीजिए, जिससे एग्जामिनर बहुत ही बेहतर। देखिए एक कितना है, छोटा वाला 3 सेंटीमीटर हो गया, बड़ा वाला 4 सेंटीमीटर हो गया, और दूरी जो दिया है दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दिया है। दूरी बोलने का मतलब उसका हाइट है, यह हाइट है दोस्तों, ये हमारा हाइट है। यह वाला ए साइड है, यह वाला बी साइड है, यह वाला बी साइड है। तो वही चीज़ तो हमने लिखवाया है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4/2 गुणे एच की वैल्यू कितनी है 3 है। बस काट लीजिए, 4 3 7, 7/2 गुणे 3 7, 21/2 यानी कि 10.5 क्या सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लिखना अगर भूल जाएंगे तो एग्जामिनर अगर थोड़ा मुड्डी होगा ना तो काट लेगा नंबर ही, एक भी नंबर नहीं देगा वो, समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलेंगे, हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अब, ठीक है ना। सोचेंगे 1.5 घंटे क्लास आपका लगा लें, अन्यथा 1:15 1:20 यही क्लास चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 1.5 घंटे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि परिश्रम करना है तो दूसरों से थोड़ा सा आगे रहना पड़ेगा दोस्तों, इतना मान के चलिए। और हमारे फैमिली जो है दोस्तों, हमारी फैमिली बहुत ही मेहनती है, हमें पता है। तो आप लोग मेहनती हैं और मेहनती की श्रेणी में आपको जानते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए। उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या, भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। एक चीज़ याद करिएगा, जब भी आप कैलकुलेशन करें पेपर में, कैलकुलेशन करें उसको 2 बार, मतलब कि 2 बार उसे जरूर चेक करें। एक बार कर लें
एक बार जरूर, या फिर 5 मिनट ऐसा टाइम छोड़ दें लास्ट में, जितने भी घंटे का पेपर होता हो लास्ट में 5 मिनट जरूर दें कि पेपर एक बार रिवीजन करें कि हमारा कैलकुलेशन तो कहीं नहीं गलत हुआ है। वरना आप तो पेपर सही करके आए हो, लेकिन आपका नंबर जब गलत आता है, अब स्कूटी के फॉर्म डालते हो, फिर पेपर निकलवाने की कोशिश करते हो, रोते हो, गाते हो, है ना, सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब ना करना पड़े तो आप लोग को थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ इसको करना होगा। देखिए, उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। भाई परिधि बताना है। अगर त्रिज्या 21 है तो पूरा का पूरा अगर हम बोलेंगे डायमीटर कितना होगा तो बोलेंगे सर 42 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का आधा ही, व्यास का आधा ही आपका त्रिज्या होता है, रेडियस होता है। अब परिधि क्या होता है? किसी भी सर्कल का परिधि दोस्तों यह होता है, उसके चारों तरफ की एरिया। परिधि मतलब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस बोलते हैं दोस्तों। अब सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? 2πr होता है। किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि परिधि जो होता है वो 2πr होता है साथियों, 2πr होता है। 2πr यानी कि 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू 21 है। एक बार अगर इस तरह से MCQ में आता है तो एक बार आप नजर दौड़ा लेंगे जो ऑप्शन दिए हैं, क्या पाई में दिए हैं ऑप्शन? जब ऑप्शन पाई में दिए होते हैं तो इसको हम पाई में ही रहने देंगे, पाई में नहीं चेंज करेंगे। वरना पता चला पाई में ऑप्शन दिया है और आपने गौर नहीं फरमाया उस पर, तो आपका क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। आप जो टाइम यहाँ पे दे दिए, एक बार दिए आपने पाई रखकर कैलकुलेट करने पर, फिर आपको नजर गया भाई ये तो पाई दिया है, पाई नहीं रखना चाहिए था, हमें पाई ही में आंसर है, तो आप पाई नहीं रखते हो, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा शॉर्ट अपना नजर दौड़ा लेंगे भाई, क्योंकि एग्जाम में दिमाग बंद हो जाते हैं सबके, तो आप खोल के बैठोगे। 7 एकम 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6 गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 गुणे, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 निकालेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुणे 11। अब हमने बताया था जब भी 11 आ जाता है तो किसी भी संख्या में 11 में गुणा करने का हमने ट्रिक बताया बहुत बार। पहला वाला संख्या 1 लिखेंगे, लास्ट वाली संख्या 2 लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 3, यानी 132 क्या, या सरकमफ्रेंस है तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर, सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, चलिए एक चीज हमने बताया है आपको, भुजा किसी भी साइड का भुजा 1 बटे भुजा 2, भुजा 1 बटे भुजा 2 बराबर जो आपका एरिया होता है, जैसे पहले का अगर मान लेते हैं एरिया 1 है, एरिया 1 बटे एरिया 2, यहाँ पे 2 है, अगर यही चीज़ वॉल्यूम निकालने के लिए दे देता या फिर वॉल्यूम दे देता, बोलता भुजा निकालिए, एरिया दे देता, बोलता भुजा बताइए अनुपात में, तो आप कैसे करेंगे? जो हमने बता दिया उसको नोट कर लीजिए, V1 बटे V2 क्यूब। इस तरह से इसको नोट कर लेंगे साथियों। यह पूरा का पूरा आपका फार्मूला है जो पूछा जा सकता है। वॉल्यूम का यानी आयतन का रेशियो देकर भुजा पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, तो आप यह फार्मूला यूज कर लीजिए, या फिर आयतन का या फिर आपका एरिया का फार्मूला देकर, एरिया का रेशियो देकर आपसे पूछ सकता है भुजा का, भुजा बताइए। तो पहले तो दोनों कंडीशन आपको भुजा निकालना होगा। जैसे अगर आपको आयतन देकर बोल देता है कि आप एरिया बताइए, जैसे आयतन दे दिया 1/9, आपसे बोला आप एरिया बताइए, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना होगा? भुजा पता करना होगा। भुजा क्या है? तो बोलेंगे सर भुजा जो होगा वह इस प्रकार से हो जाएगा, भुजा 1 बटे भुजा 2, यानी कि यह भुजा का रेशियो आ गया। कितना आ गया भाई? 1 3 है ना, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 27 कर लीजिए, यानी कितना आ जाएगा? 3 3 9 27, यह सर आ गया 3, भुजा 1 बटे भुजा 2, यानी कि भुजा 1 और भुजा 2 का रेशियो 1/3 आ गया। तो अब आपको पूछा गया क्या? एरिया का रेशियो बताइए, तो आप क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे साथियों, यानी 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, और खास करके यूपी टेट सी टेट में भी बनते हैं, तो आपको इसको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न लगाएंगे अब हम लोग। ये फार्मूला लिख लीजिए, तो फार्मूला बहुत काम का है। अब ऐसा थोड़े होता है कि हमने 4 सेमेस्टर मैथ पढ़ लिया तो इसमें से कोई भी यूपी टेट का नहीं आएगा भाई, यही सब यूपी टेट में भी आएंगे और सी टेट में भी। चलिए, यदि किसी वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त की, भैया आप लास्ट तक बने रहेंगे, जो बीच में छोड़ के जाने वाले तरीके हैं ना आपके, उसको बंद कर देंगे, ये सब गंदी हरकत है। परिधि, यदि किसी वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है, 15.7 सेंटीमीटर है, 15.7 सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात करें। भाई उसका व्यास ज्ञात करना है, उसका व्यास ज्ञात करना, वही चीज़ है, उसका व्यास ज्ञात करें। अब वही चीज़ है, आपसे त्रिज्या भी पूछ सकता है परिधि देकर, आपसे एरिया भी पूछ सकता है परिधि देकर। जैसे ही एरिया पूछेगा परिधि देकर, तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। किसी भी वृत्त का फार्मूला परिधि का क्या होता है? 2πr बराबर परिधि कितना दिया है? 15.7। अब ये 15.7 है साथियों, इसको हम लोग किस में बदल लेंगे? 15.7 को दशमलव हटा दीजिए। दशमलव हटाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? 10 से ऊपर मल्टीप्लाई
और 10 से नीचे मल्टीप्लाई भाई, इस तरह करना होगा। अब यहाँ से r निकाल लीजिए, तो 2 गुणे 22 यानी कि 22/7 पाई की वैल्यू गुणे r बराबर, इसका गुणा कर देंगे तो 157/10 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 नहीं कटेगा भाई, कहाँ से कटेगा, 1157 है, नहीं कटेगा, मतलब 157 है तो कहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। हम इसको ज़बरदस्ती ही काटने लगे, ये नहीं कटेगा, ये 157 ही रहेगा। देख लीजिए क्योंकि कट कहाँ रहा है, ये 157 है, 157 यानी कि 10 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया। अब इसको देखिए निकाल लीजिए, यहाँ से r की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 से कट रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा क्या, देखते हैं क्या आता है। r की वैल्यू पता करना है, मतलब कि 2r हमको निकालना है, व्यास है तो 2r निकालना है, क्योंकि हमको पता है d बराबर होता है 2r और r बराबर होता है d/2, है ना। ये चीज़ निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर r की वैल्यू पता करना है, सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 157 ऊपर है, नीचे 10 हो जाएगा, और यह 7/22 हो जाएगा, इधर जाएगा तो, और 2 यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे आकर नीचे हो जाएगा 1/2। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है तो काट पीट लीजिए, अन्यथा हम लोग गुणा भाग करते हैं। चलिए भाई इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है, बताइए बताइए बताइए, गुणा कर दें, चलिए गुणा ही कर दिया जाए। यहाँ पे 11 दूनी 22, इससे 10 का कोई मतलब नहीं रहा, फिर ना यहाँ पे पॉइंट ही रहने दीजिए दोस्तों ना, इस 10 का कोई मतलब नहीं रहा, जब गुणा ही करना है तो 10 से क्यों हम लोग पंगा लें, इतना ही रहने दीजिए इसको, इस 10 को रहने दीजिए, 10 को हम नहीं करते हैं, 10 को नहीं छेड़ते हैं, इसको इतना ही रहने दीजिए, है ना। चलिए इसको इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए गुणा, 7×7 = 9, हाथ में है 4, 7×5 = 35 और 4 49 को 9, हाथ में है फिर से 4, 35 4 39 भाई, 39 का 9, हाथ में है 3, ठीक है ना। इसके बाद 7 × 7 = 10 11 11 119 आ गया, यहाँ पर 119 आ गया भाई, 109 आना चाहिए, देखिए तो क्या आएगा। फिर गुणा करिए, 7 × 49 को 9, हाथ में है 4, 7×5 = 35 4 39 को 9, हाथ में है 3, और 7 × 7 = 3 10 होगा दोस्तों, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पे 109, यहाँ पे यह होगा, यहाँ पर कर लीजिए 22/2, 22 × 2 भाई, काट लीजिए, काट पीट लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका, है ना, 22/2, 22/2। यह r की वैल्यू आएगी साथियों, ये कितनी किसकी वैल्यू आ गई, देखिए एक चीज़ और यहाँ पे कम कर सकते हैं, 109.9/22 × 2, यह r की वैल्यू है। जब हमको d की वैल्यू निकालना होगा तो 2r की वैल्यू निकालना होता है, 2r बराबर 109.9/22 × 2, जब 2r है, यह r का था तो × 2 भी करना पड़ेगा, 2 से 2 कट गया, यह r की वैल्यू यानी कि डायमीटर आ जाएगा। अब आपका निकाल लीजिए, काट लीजिए भाई, देखिए 22 दूनी 44, 22 × 66, 22 × 84, 22 × 84 हो गया, 84 में 22 जोड़ेंगे, 4 2 6 8 2 10, 106 होगा, 22 × 84, 22 × 5 = 106, 22 × 5 = 106 यानी कि 5 आ गया, 22 × 5 = 106, 109.9 में से 106 माइनस करेंगे तो 3.9 आएगा। अब 3.9 ऊपर नीचे भाग देना है, 39 यानी 5.1 के आसपास में आएगा, या फिर आप लगभग में 5 भी लिखेंगे सेंटीमीटर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आ गया आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, यह आपका थ्योरी है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध को बताइए भैया। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध कौन नहीं जानता है, बच्चा जानता है। वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध भैया क्या हो जाएगा, बता दीजिए। वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध बताना है, ये तो बच्चा जानता है भाई। व्यास जो होता है किसी भी वृत्त का, देखिए किसी भी वृत्त का जो व्यास होगा यह पूरा व्यास हो जाएगा, यह पूरा d होगा, यह पूरा d है तो d बराबर 2r होता है, यानी कि त्रिज्या होती है। और किसी भी वृत्त का परिधि जो होता है वह 2πr होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले से पहला इक्वेशन इसको मान लेंगे, या दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब आपको यहाँ से r निकाल लीजिए पहले समीकरण से, यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई। देखिए जिस तरह से आपको लिखना है वैसे ही हम बता रहे हैं, तब जाके अच्छा मार्क्स आएगा। पहले समीकरण से यानी कि यहाँ पे r की वैल्यू आप निकालेंगे, वृत्त और परिधि और व्यास में पूछ रहा है ना, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, d/2 हो जाएगा, d/2 हो जाएगा दोस्तों, d/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू r की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पर रख दीजिए 2π × d/2, यानी यहाँ पे संबंध आ गया दोस्तों, देख रहे हैं ना, 2 से 2 गया, π × d आपका हो गया परिधि के व्यास और परिधि और व्यास में संबंध हो गया साथियों, π × d। ठीक है ना। चलिए पाई इंटू डी की वैल्यू ही पता है आपको 2r होता है, तो 2πr फिर से आ जाएगा। यहाँ पर इसी जगह आप 2r दिया है तो 2r को d लिख सकते थे, d × पाई, यही तो हो गया संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है।
वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध को समझाइए भाई, है ना, ये तो समझा दिया गया। अगला चलते हैं। हाँ, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। भाई तो बेहतरीन प्रश्न नहीं है, आपके लेवल का नहीं है, मतलब कि आप अब तो इसको माहिर हो गए करने में। भाई क्यों इतने ज़्यादा कीड़े आ गए बरसात की वजह से ना। चलिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या, यदि एक वृत्त की त्रिज्या, आप तो माहिर हो गए हो आप भाई, हीरो हो गए हो आप लोग फटाफट कर लोगे, मुझे पता है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या, यदि एक वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या कितना दिया है भाई, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल बताइए। भाई अब इसको नहीं उड़ा पाओगे, क्षेत्रफल बताना है। अगर एरिया वृत्त का 14 सेंटीमीटर है तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर त्रिज्या दिया है 14 तो पाई गुणे आर की वैल्यू 14 गुणे 14 कर लेंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, गुणे पाई कर लेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर 196 गुणे 22/7 होता है, 22/7 होता है। इसको काटिए, 7 दूनी 14, 7/56, ये कट जाएगा 7 से, देख लीजिए। 7 दूनी 14 और 196 ही तो है, 5 बचा, 5 और 6 56 हो गया, 7/56 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, इसको 22 को क्या लिख सकते हैं, 22 मतलब 11 गुणे 2 गुणे 28। अब 28 को गुणा 2 में आसानी से हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 56 हो गया। 56 गुणे 11 हो गया। अब 56 गुणे 11 है, तो किसी भी नंबर में 11 से जब पूरा करना होता है तो हमने बताया आपको ट्रिक दोस्तों, क्या हो जाएगा देख लीजिए। पहले हम क्या लिखेंगे, लास्ट वाला, फिर पहला वाला। यह पहला वाला हो गया, यह लास्ट वाला हमने लिख दिया। अब इसके बीच में दोनों को जोड़ दिए, 56 11 को 1 कैरी 1 यहाँ पे आ गया, यानी कि फिर से जोड़ लेंगे, 6 1 और 5 1 6, 616 क्या एरिया पूछा है, तो एरिया पूछा है तो 616 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा साथियों। भैया देखिए 11 से गुणा करना बहुत आसान है, और आपको 11 से गुणा करना आना चाहिए। अगर आप आप अगर क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो, यानी मेंसुरेशन। इसी वजह से हमने 11 से गुणा करने का ट्रिक बना दिया, 11 से गुणा करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर ट्रिक देखे हैं, पिछला क्लास नहीं देखें भाई, पिछला क्लास जरूर देखें आप, आपसे वेरी रिक्वेस्ट है, समझ रहे हैं ना, वेरी रिक्वेस्ट है भैया और बहनी, आप लोग पूरा क्लास देखें पिछला वाला, और रिवीजन पे ध्यान दें, क्योंकि पेपर बहुत पास नहीं है। सोच रहे हैं अभी तो 8 दिन है, 9 दिन है, 10 दिन है, तो आपकी ये गलत फहमी है। पेपर देकर आएंगे तो मुँह लटकाएंगे, कहेंगे कि भाई पेपर तो बहुत टफ आया था। तो ये सब बोलने की नौबत ना आए, आप लोग रिवीजन करके जाइए, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। सर की बातों को विश्वास करिए, ठीक है ना, 100 नहीं 101% लेके चलिए भाई, हम जुबान दिए हैं तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने देंगे, आपका पेपर भी सोल्यूशन कराएंगे हम। चलिए अगला देख लीजिए। यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी 10.5 मीटर की दूरी चढ़ सकती है, यदि किसी घास के मैदान में, यदि किसी घास के मैदान में बंधी, फटाफट लिख लीजिए भाई, राइटिंग तो सही नहीं है, लेकिन आप लोग जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको आप थोड़ा सा समझ के लिख लीजिए। यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी क्या कर रही भाई, 10.5 मीटर की दूरी पे, कितने 10.5 मीटर की दूरी तक चढ़ सकती है, दूरी तक चढ़ सकती भाई। देखते हैं, पगहा में बांध दिया जाता है गाय भैंस को, तो कितनी दूरी तक चढ़ती है, मतलब जहाँ तक उसकी पहुँच होती है, जितना उसका जो यह होता है, डोर होती है, वो बड़ी होती है, वहाँ तक वो चढ़ेगी भाई। पगहा जितना बड़ा होगा उतनी जगह की दूरी वो तय कर लेती है, और पूरा घास चढ़ जाती है ना। दूरी तक चढ़ सकती है, तो आप ज्ञात करें कि वह कितने क्षेत्रफल में चढ़ सकती है। तो ज्ञात करें उसके द्वारा चरी गई क्षेत्रफल। भाई जितनी दूरी होता है कि बस उसी का क्षेत्रफल बताना है। फटाफट आप लोग एक बार सॉल्व करें इसे, इसके बाद हम इसको बताते हैं। भाई देखिए 10.5 मीटर की त्रिज्या दिया है, वृत्ताकार क्षेत्र में वो तैर रही है ना, मतलब कि चल रही है भाई। अब 10.5 मीटर दूरी तक वो चढ़ सकती है। कोई घास का मैदान है, भाई, ये कोई घास का मैदान है। अब इसको कहाँ बांधा गया है, किसी मैदान में बांध दिया गया। अब जहाँ पे उसको बांधा जाएगा उसी जगह तो घूमेगी वो, अब जहाँ पे घूमेगी वहाँ पे वृत्त बनाएगी। यह इसका क्या हो गया भाई, ये इसका पगहा यहाँ पे बांध दिया गया। इस पगहा से कौन बांधा है, बकरी,
बकरी बांध दिया हमने। अब ये बकरी बेचारी यहाँ से चरी बेचारी, यहाँ चरते 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 पूरा घास चर गई। अब इसके अंदर का भी घास वो चर गई। जैसे जैसे उसका डोर बढ़ता गया, मतलब उसकी डोर की लंबाई कितनी है, 10.5 है, यही दिया गया है। अगर पूछता डायमीटर बताइए तो 10.5 का दोगुना कर देते, आ जाता है 21। ये 21 का डायमीटर हो जाता साथियों। लेकिन पूछा गया है, दिया गया आपका बस 10.5 मीटर के ही इर्द गिर्द में वो चल रही है, मतलब चारों तरफ 10.5, यानी कि यह रेडियस है। तो आपको पता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर वाला क्षेत्र ही कवर करेगा। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 हो जाएगा। आर की वैल्यू आपको दिया गया है 10.5 गुणे 10.5 हो जाएगा। अब इस 10.5 को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, 21/2 गुणे 21/2 कर लेंगे। 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2, 7 त्रिक 21, 2 से 11 बार में गया। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर 11 पहले रहने दीजिए, 11 को नहीं छेड़छाड़ करना है हमको। 3 एकम 3, 3 एकम 3, या फिर आप एक काम करो, 2 से काट लो, 10.5 हो गया। अब 10.5 में 3 का गुणा कर लो, 3 × 5 = 15 को 5, कैरी 1, 3 0 0 1, 3 एकम 3, यानी कि 31.5 आ गया भाई। 10 × 30 और 3 × 5 = 15, यानी एक इसमें जुड़ेगा तो 31.5 आएगा। अब आपको बताया गया था जब भी 11 में गुणा करना होता है तो हम किस प्रकार से करते हैं दोस्तों। 11 में गुणा करना है 31.5 का। अभी कुछ समय के लिए इस दशमलव को भूल जाइए। कैसे भूल जाएंगे भाई, क्योंकि हमको दशमलव बाद में लगाना होगा, और क्या बाद में लगा देंगे। पहले 3 है तो 3 लिख दीजिए, लास्ट का 5 लिख दीजिए। 3 1 4, 5 1 6, देखिए 3 लिख दिया हमने, फिर ये लास्ट का 5 लिख दिया। 3 1 4, 5 1 6, यही गुणा हो गया किसमें, 11 में। जब गुणा करेंगे, ये 11 में पूरा गुणा करेंगे 31.5 का, तो यह आएगा। लेकिन पॉइंट एक स्थान पे है तो एक स्थान पे पॉइंट लगा दीजिए दोस्तों। अब एरिया दिया है, दूरी सेंटीमीटर में है तो मीटर स्क्वायर आपका यह हो जाएगा। 346.5 मीटर स्क्वायर में आपकी बकरी क्या होगी भैया, चरेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। समय देख लेते हैं थोड़ा सा, फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। अभी 1 घंटे नहीं हुए हैं भैया, 1 घंटे नहीं हुए हैं, आप आराम से करते रहिए, ठीक है ना। हम 1 ही घंटे क्लास रखेंगे, आप लोग थोड़ा सा बोर होंगे तो 1 ही घंटे क्लास रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैराथन एक और लगा लेंगे, कल के बाद आपका यह पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। इसमें एक भी चुन्नी सभी नहीं बचेगा। कल लास्ट होगा मैराथन, समझ रहे हैं ना, कल लास्ट मैराथन होगा। सबको आना है भाई, सभी लोग आमंत्रित हैं। जो लोग आमंत्रित नहीं हैं वो भी आएंगे, क्योंकि यह भैया क्या है, भंडारा है। भंडारा में सभी लोग आमंत्रित होते हैं, पूरे गाँव घर मोहल्ले जितने लोग हैं सब लोग। चलो, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 डेसीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 डेसीमीटर, कितनी भैया, 14 डेसीमीटर, डेसी लिख लीजिए, डेसीमीटर है तो क्षेत्रफल बताइए उस वृत्त का। भाई देखिए, हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, हेक्सा पेटा टेरा सब कुछ बताया था। एक चीज़ नहीं बताई थी कि बस डेसी बताया था, यह भी नहीं किया था हमने कि बस मिली बता दिया था। हम ये भी नहीं करना चाहते हैं कि इसमें डेसी आया तो सिर्फ आपको डेसी ही बताएं, हम ऐसा नहीं किया। लेकिन हमने बहुत बार आपको बता दिया है दोस्तों, एक्सामीटर में कितना मीटर होता है, पेटामीटर में कितना मीटर होता है, इसका ट्रिक भी हमने बताया था। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। देखिए हम रिवाइज करा देते हैं आपका फटाफट। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए, पहले होता है एक्सा, फिर होता है पेटा, फिर होता है टेरा, फिर होता है गीगा, क्या होता है, गीगा होता है, फिर होता है मेगा होता है, फिर होता है किलो हो जाता है, किलो। एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो के बाद हेक्टो आ जाता है, किलो हेक्टो डेका, फिर डेसी आ जाता है। भाई इसको ध्यान दीजिएगा, किलो हेक्टो डेका मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर। डेसी को हम यहाँ से लिखते हैं डेसी, आपको नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, डेसी हो गया। किलो हेक्टो डेका डेसीमीटर, फिर डेसी मिलीमीटर, हमने बताया था ना। डेसी के बाद क्या आता है, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर आता है भाई, मिलीमीटर आ जाता है इस प्रकार से। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है माइक्रो, नैनो, फिर इसके बाद पीको आ जाता है, फिर इसके बाद कितना आ जाता है भाई, इसके बाद आ जाता है फर्मी आ जाता है, फिर इसके बाद आटो आ जाता है, आटो। अब देखिए इसका एक ट्रिक आपको समझा देते हैं हम आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर अगर कभी भी मीटर के लिए अगर पूछता है 1 एक्सामीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो बताएंगे 10 के पावर 18
मीटर होगा। अगर पूछता है एक हेक्सामीटर बराबर कितना सेकंड होगा, तब भी 10 के पावर 18 सेकंड होगा। सॉरी, एक सेकंड बराबर कितना एक्स्ट्रा सेकंड होगा, तब भी आप बोलेंगे एक सेकंड बराबर एक 10 के पावर 18 सेकंड होगा। या फिर पूछता है एक मीटर बराबर कितना एक्स्ट्रा मीटर होगा, तो बताएंगे एक मीटर बराबर 10 के पावर 18 मीटर होगा। अब 3 माइनस करते आ जाइए, 3 माइनस करेंगे तो 15 मीटर बनेगा, फिर 3 माइनस करेंगे तो 12 मीटर बनेगा, फिर 3 माइनस करेंगे तो 10 के पावर 9 मीटर बनेगा। एक गीगा बराबर 10 के पावर 9 मीटर, फिर 3 माइनस करेंगे तो 10 के पावर 6 मीटर बनेगा, फिर 3 माइनस करेंगे 10 के पावर 3 मीटर बनेगा। भाई किलो, भाई किलो में तो आपको पता है 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है भाई, तो वही तो है। अब यहाँ पर हेक्टो तो सबको पता है 2 मीटर, और डेका भी पता है 10 के पावर 1 मीटर, इतना तो सबको पता है। यहाँ से सबको पता होता है, यहाँ तक सबको पता होता है। अगर नहीं पता है तो सबसे गधे इंसान हो पूरे धरती पर, आप एक बोझ हो धरती पे। तो इतना समझ लो, आप डीएलएड कर रहे हो तो ऐसे मत सोचो डीएलएड कर लिए तो बहुत 30 मार्क हाँ बन गए। अभी आपको सुपर टेट के लिए लड़ाई करना भाई, अभी आपको यूपी टेट के लिए पहले लड़ाई करिए। अगर भविष्य में यूपी टेट हो गया मेरिट लिस्ट में ना, तब तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आपको मैथ बिल्कुल मतलब बता रहे, एक नंबर भी इसमें नहीं छोड़ने देंगे। यूपी टेट का पूरा क्लास खत्म कर दिया गया, लेकिन आप लोग हो एक प्रकार से, क्या बताएं हम आप लोग को, आप लोग समझते ही नहीं बात को, शेयर नहीं करते हो। पहली बात है 10 ही 5 बच्चे होते हो, उसी को देखते हो, क्यों नहीं शेयर करते हो? कॉलेज में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं आपको कुछ लाभ मिलता है तो शेयर करो भाई, इसे शेयर करो, उन बच्चों तक पहुंचाओ जो बच्चे अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं कि यूपी टेट का पहले डीएलएड दे लेंगे फिर यूपी टेट देखेंगे। भाई यूपी टेट का पूरा क्लास खत्म कर दिया गया, कहाँ थे, सोए थे क्या? अब इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा डीएलएड में, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। डेसी, यहाँ पे देखिए 10 के पावर 1 मीटर है, 10 के पावर माइनस 1 मीटर होगा, सेंटीमीटर है 10 के पावर माइनस 2 होगा। देखिए डेसी है ना भाई, 10 के पावर माइनस 2, अब यहाँ पे 10 के पावर माइनस 1, यहाँ पे 10 के पावर माइनस 3, यहाँ पे 10 के पावर माइनस 3 मीटर। देख लीजिए उल्टा हो गया क्या, देखो किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। अगर पूछा जाए एक डेसीमीटर में कितना मीटर, तो बताएंगे 10 के पावर माइनस 1 मीटर। एक डेसीमीटर में 10 के पावर माइनस 1 मीटर। एक सेंटीमीटर में कितना मीटर, बताएंगे 10 के पावर माइनस 2 मीटर। अगर बताया जाता है 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर माइनस 3 मीटर। अब यहाँ से फिर शुरू हो जाओ, यहाँ पे आ जाओ 10 के पावर माइनस 18 मीटर, यहाँ पे शुरू हो जाओ 10 के पावर माइनस 15 मीटर, यहाँ पे शुरू हो जाओ 10 के पावर माइनस 12 मीटर, यहाँ पे शुरू हो जाओ 10 के पावर माइनस 9 मीटर, यहाँ पे शुरू हो जाओ 10 के पावर माइनस 6 मीटर। देखो 3 का अंतराल है कि नहीं, एक ऑटोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 18 मीटर, एक फर्मीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12, एक नैनो बराबर 10 के पावर माइनस 9, एक माइक्रो बराबर 10 के पावर माइनस 6। इसके बाद आप जानते ही हो, ठीक है ना। अब पूरे धरती पर जो सबसे छोटी दूरी की इकाई है, या फिर सबसे छोटी दूरी जिससे मेजर करते हैं, वो होता है फर्मी। याद रख लो इसको, ये पूछा जाता है, यूपी टेट का प्रश्न है, किसी भी जगह, एसएससी का भी है, बहुत ज़्यादा जगह पूछा गया है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है, बहुत सारी जगह पूछा गया है। तो आपका यह नहीं है कि यूपी टेट में जो आएगा वो आपके अदर एग्जाम में नहीं आएगा, सब जगह आता है। ये आप लोग का बस एक भ्रम है ना। देखिए, और सबसे बड़ा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है दोस्तों, बताएंगे पार्सेक है, पार्सेक, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, एक पार्सेक बराबर कितना होता है 3.26, है ना, ईयर, इस तरह का प्रकाश ईयर होता है। चलिए आगे देख लीजिए, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 डेसीमीटर है तो क्षेत्रफल बताइए। डेसीमीटर है, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी। अब आपने आपको बताया एक डेसीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, एक डेसीमीटर बराबर कितना मीटर होता है भाई। अब इसमें यह तो पूछा नहीं है कि डेसीमीटर को मीटर में बदलिए, आप डेसीमीटर ही रख के लगा दो। कितना है, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, आर की वैल्यू 14 × 14 कर दीजिए, डेसीमीटर में आपका राइट आंसर आएगा। 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ से 22 है तो 11 × 2 कर लीजिए इसे, और 2 × 14 तो पहले से है ही, 2 दूनी 4, 14 × 2 में करेंगे तो 28, और 14 चौका 28 यानी 56, है ना। देख लिया 28 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 यानी कि 56 × 11। अब हमने बताया भाई 11 में गुणा करने का तरीका आपको क्या बताया है। 11 को बिल्कुल देखिए ही मत, 11 से बिल्कुल आप नाता तोड़ दीजिए। इसको देखिए तो पहले 5 लिखिए, फिर 6 लिखिए, 6 5 11 को 1 कैरी 1 आ गया, बस जोड़ दीजिए इसे, 6 1 5 1 6, क्या डेसीमीटर है तो डेसीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए भाई। अब आपको मीटर में दिया है तो मीटर के लिए मैंने बताया मीटर में चेंज कर दीजिए, अगर आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। अब तो इतना कर ही सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, चतुर्भुज के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं भाई। देखिए हम आपको बताते हैं, चतुर्भुज पूछ रहा है, नहीं आयत पूछ रहा है, नहीं वर्ग पूछ रहा है, नहीं समलंब चतुर्भुज पूछ रहा है, नहीं समानांतर चतुर्भुज पूछ रहा है, नहीं आपका समांतर चतुर्भुज पूछ रहा है, केवल और केवल चतुर्भुज की बात कर रहा है। चतुर्भुज मतलब कि जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, है ना, क्वाड्रिलेटरल का महत्वपूर्ण बिंदु। ध्यान से सारी चीजें सुनेंगे, कोई भी, हमने मान लिया आयत है दोस्तों यह। अब याद रखिए पहला बिंदु पूछा है कि चतुर्भुज के महत्वपूर्ण बिंदु को बताइए, तो पहला लिखेंगे जो चतुर्भुज के चारों कोण होते हैं, चारों कोण, यह चाहे जो भी आकृति हो,
चाहे समलंब ही आकृति हो, समलंब चतुर्भुज ही क्यों ना हो आपका, चाहे आपका समांतर इस तरह की हो, समांतर चतुर्भुज, या फिर आपका समानांतर हो, यह समानांतर है। समांतर कैसे होगा, समांतर ऐसे होता है, ऐसे, हाँ समांतर ऐसे होता है भाई। देखिए समांतर ऐसे बनाते हैं समांतर को, ठीक है ना। अब ये आपका क्या हो गया भाई, समानांतर है। इसमें भुजाएं नहीं बराबर होती हैं दोनों, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग ही होता है, वर्ग को मूव कर दिया जाता है ना। यह वर्ग हो गया। जैसे वर्ग भी आपका चतुर्भुज है, तो इस प्रकार के जितने चतुर्भुज हैं सब में 360 डिग्री के ही बनेंगे एंगल, क्योंकि 4 भुजा वाले हैं। अगर 5 भुजा वाला होता है तब कितना एंगल बनेगा, 10 भुजा वाला होता है तब कितना एंगल बनेगा, 40 भुजा वाला होता है तब कितना एंगल बनेगा। उसके लिए हमने फार्मूला बताया है आपको। कौन सा फार्मूला बताया भाई, कौन सा फार्मूला बताया है, बता दीजिए कौन सा। 2n माइनस में 4 इंटू 90। एन बराबर क्या है, एन बराबर नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ भुजा, कितने भुजा हैं। अगर 10 भुजा है तो 10 दूनी 20 में से 4 गया 16, गुणे 9 कर देंगे, 16 नवा कितना हो जाएगा 90, 9 छक 54, 90 हो गया और 54 हो गया भाई, जोड़ दीजिए 4 हो गया, 9 1 10 3 10 4 14, यानी कि 1440 का कोण बनाएगा। समझ रहे हैं भाई, इस तरह का हमने बताया है भाई। इस सबको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए, ये सब आपको बताया गया है। यहाँ पर अब आ जाइए अपने टॉपिक पर, क्या पूछ रहा है आपसे, चतुर्भुज के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से। पहले तो ये बताएंगे जितने कोण होते हैं चतुर्भुज में, चारों भुजाओं के कोण वो 360 डिग्री के होते हैं, पहला यह हो गया। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, अगर समांतर चतुर्भुज है, जैसे कि अगर बात करें यह क्या है आपका, इसमें जो चारों भुजाएं 90 डिग्री के होते हैं। अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें, जैसे यह समांतर है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, सम्मुख भुजाएं कितनी की होंगी भैया, 90 डिग्री की होंगी। कितनी की होंगी, 90 डिग्री की होंगी, लिख लीजिए। अगर सम्मुख भुजाएं हैं समांतर में तो परस्पर बराबर होंगी ना, बराबर होंगी भाई, 90 डिग्री नहीं, बराबर होंगी। अगर समांतर है तो जैसे अगर यह 40 है तो यह भी 40 होगा। समांतर वाले में केवल इस वाले में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यह लिख लीजिए। अगर आपका आयत है, अगर आयत है, आयत में जो विकर्ण होंगे दोस्तों एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे। आयत में जितनी भुजाएं होती हैं, जितने संलग्न भुजाएं होती हैं, वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, यह चीज लिखेंगे। एक होता है समलंब चतुर्भुज में दोनों आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये लिख लेंगे। रेगुलर यानी कि रेगुलर समलंब चतुर्भुज में, या फिर कह सकते हैं रेगुलर, या फिर उसे क्या कहते हैं समानांतर समलंब चतुर्भुज में जो यह दूरी होती है हर जगह बराबर होगी। जो हाइट होगी यहाँ भी बराबर होगी, यहाँ भी बराबर होगी, यहाँ भी बराबर होगी, यानी कि दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर होगी, ठीक है, रेगुलर समलंब चतुर्भुज में। और क्या लिख सकते हैं आप, बहुत सारे हमने बता दिया। और लिख सकते हैं जो विकर्ण होते हैं इस समांतर चतुर्भुज में, जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, वह एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। लेकिन जो आयत होता है आपका, आयत होता है, इसमें विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। लेकिन जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है इसमें विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। और आगे देख लीजिए और क्या बोला गया, वर्ग की बात करें, वर्ग में दोस्तों जो विकर्ण होगा, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी और वर्ग में जो विकर्ण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे और आपस में 90 डिग्री पे काटेंगे। दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताया, तो सब कुछ लिख डालिए, 10-15 लाइन लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। दोस्तों जितने आपने चतुर्भुज पढ़ा है इसके बारे में, आयत के बारे में हमने क्या क्या बताया। आयत में जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को बीच में काटेंगे, बराबर भागों में काटेंगे, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे। यहाँ से 2 लाइन लिख सकते हैं। तीसरा लिख सकते हैं कि जो आपका आयत होता है इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद वर्ग पे आ जाइए। वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और एक दूसरे को बीच में काटते हैं, एक दूसरे को बराबर काटते हैं भाई, ये भी लिख लेंगे। और सारे के सारे भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें जितने संलग्न भुजा होते हैं, संलग्न भुजा मतलब समझते हैं ना, इस प्रकार का भुजा, ये दोनों संलग्न है, ये दोनों संलग्न है, ये दोनों संलग्न है, ये दोनों संलग्न है, तो संलग्न भुजाएं आपस में 90 डिग्री कोण बनाते हैं। अब आ जाइए समांतर चतुर्भुज। जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, लिख लेंगे। और एक दूसरे के कभी बराबर नहीं होते हैं, बराबर दूरी पे तो काटेंगे, मतलब कि ये इसको जब काटेगा इस वाले को, ये वाला, तो इधर की दूरी बराबर होगी, इधर की दूरी बराबर होगा, लेकिन आपस में यह विकर्ण बराबर नहीं होता, मतलब ये D1 होगा तो यह D2 होगा, है ना, समझ सकते हैं आप। यह 5 है तो ये 4 है। और समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और एक दूसरे को जो विकर्ण होते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं। इतनी बातें, बहुत सारी बातें आपको बता दिया गया, आप लिख सकते हैं। चलिए
चतुर्भुज किसे कहते हैं भाई? चतुर्भुज किसे कहते हैं जिसकी, एक प्रश्न और है आपका, चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज उसे कहते हैं भैया जिसके पास 4 भुजा होती है, पहले तो ये लिखेंगे। और आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, है ना, बराबर हो सकती हैं, बराबर हो सकती है भाई, बराबर हो सकती हैं। उनके विकर्ण से 3 संरेख रेखाएं होती हैं। अगर विकर्ण से देखा जाए तो कितने संलग्न होंगे? देखिए, 1 संलग्न, 2 संलग्न, 2 संलग्न बनाएगा। अगर विकर्ण इसका देख लें तो 2 संलग्न बनाएगा। विकर्ण एक दूसरे को बीच में काटेंगे, बीच में काटेंगे लेकिन 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे। जितने भी कोण होंगे इसमें भुजा से बनाए गए वो क्या होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। यही सब लिख दोगे भैया चतुर्भुज में, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, अगर आयत पूछेगा तब। अब आपसे पूछा है सम्मुख भुजाएं, क्रमागत भुजाएं क्या होती हैं? सम्मुख भुजाएं वो भुजाएं होती हैं दोस्तों जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। सम्मुख भुजाएं, यह जैसे कि यह और यह, बताइए ये दोनों क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। लेकिन इनका बताइए, इनको अगर हटा दें हम इस प्रकार से तो ये कहीं मैच करेंगे? सम्मुख भुजाएं कहीं मिल रही हैं? नहीं। तो सम्मुख भुजाएं वो भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे को कहीं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं, या फिर एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है, या फिर एक दूसरे पे कहीं मिलती नहीं है, उसे सम्मुख भुजा बोलते हैं। और आपसे दूसरा पूछा गया क्रमागत भुजाएं। क्रमागत भुजाएं वो भुजाएं होती हैं दोस्तों जो एक दूसरे के उभयनिष्ठ अन्य बिंदु हो और क्रमागत भुजाएं कहलाती हैं। जैसे कि बात करें चतुर्भुज की वो दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अन्य बिंदु से सटा हो, एक उभयनिष्ठ अन्य बिंदु से। जैसे बात करें दोस्तों चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अन्य बिंदु हो, एक उभयनिष्ठ अन्य बिंदु हो, यानी कि इस प्रकार से बना हो। जैसे यह वाला और यह वाला उभयनिष्ठ होगा, यह वाला उभयनिष्ठ होगा। या फिर कह लीजिए यह वाला, अगर हम कहें यह वाला क्या है, यह वाला क्या है दोस्तों? यह उभयनिष्ठ है, यह उभयनिष्ठ है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इस प्रकार से उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। जैसे बात करें आपका यह विकर्ण, इसमें भी होगा, इस वाले दोनों संलग्न भुजाओं के लिए भी होगा, इस दोनों के लिए भी होगा यह विकर्ण, क्योंकि दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, समांतर यानी पैरेलल, आमने सामने की भुजा में नहीं होता है। आमने सामने भुजा उभयनिष्ठ थोड़े हैं, यह तो अलग है, यह तो अलग है ना, समझ रहे हैं ना, कहीं दोनों सटेंगे नहीं, इस प्रकार से होता है। अंतर अगर समझ गए हों, इसके बाद आज कहिए तो ब्रेक करते हैं इसी जगह। अब चलते हैं, आप जैसा बोले, क्योंकि एक क्लास और ले लेंगे हम, इसमें आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। अब बोलिए, आज स्टॉप कर दें, कल एक मैराथन और लगा लें, ख़त्म कर दें भाई, पूरा ख़त्म हो गया है ना। अब अति लघुत्री स्टार्ट हो गया आपका, अति लघुत्री स्टार्ट हुआ है, पूरा ख़त्म है, घबराइए मत, कल ही ख़त्म कर देंगे इसको हम लोग, है ना, कल ख़त्म कर देते हैं। अति लघुत्री एक में पूरा ख़त्म कर देते हैं। बताइए, देख लेते हैं थोड़ा समय कितना है, तो MCQ करा दें ना। चलिए आधे घंटे और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, आप लोग सारे लोग देख लीजिएगा। जो आपका बहुविकल्पी है वो करा देते हैं, बहुविकल्पी है जो उसको यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ना। आप लोग तो बाद में भी देख सकते हैं भाई, अगर लेट हो रहा हो तो। वैसे कि लेट किस बात की, जब आपके फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, तो लेट किस बात की भाई? लेट तो हम समझेंगे। देखिए बहुविकल्पी करते हैं। बहुविकल्पी में पहला प्रश्न है 3125 का घातीय संकेतन बताइए। 3125 का घातीय संकेतन फटाफट करते हैं, मतलब कि रैपिड एंड फायर की स्पीड से। चलिए 3125 का क्या बताइए? घातीय संकेतन बताइए। घातीय संकेतन क्या होगा बताइए फटाफट, ऑप्शन दे दीजिए। ए के पावर में मतलब 5 के पावर में 5 होगा, बी ऑप्शन ले लीजिए 3 के पावर में 5 होगा, सी ऑप्शन ले लीजिए दोस्तों, सी ऑप्शन 5 के पावर में 4 होगा, डी ऑप्शन ले लीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 होगा। दोस्तों ये 5 का, देखिए 3 का तो कभी लास्ट में आएगा ही नहीं 5, 3 के पावर चाहे 10 कर लो, 3 के पावर चाहे 20 कर लो, 3 के पावर चाहे 40 कर लो, चाहे 100 कर लो, कभी उसके लास्ट में 5 नहीं आने वाला है। बताइए 3 3 का 9, 9 3 27। देखिए 3 के पावर अगर आप 2 करते हो तो 3 3 का 9 आता है, 3 के पावर अगर 3 करते हो 3 3 का 9 3 3 का 9, 9 3 27 है ना, 9 3 27 आएगा, 7 आएगा। अगर 3 के पावर 4 करते हैं आप, 3 के पावर 4 करते हैं तो 9 3 27 यहाँ 81 आएगा। अगर 9 के पावर 5, 3 के पावर 5 करते हो आप, 3 के पावर 5 करते हो तो 3 1 3 8 3 24 आएगा भाई। यह थोड़े आएगा, बताओ, यह तो नहीं होगा ना। अब 5 के पावर 4 मतलब 5 5 25, 25 का गुणा 25 625 तो है ही नहीं है। 5 की पावर 3 मतलब 125, ये नहीं, राइट आंसर आपका यह हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। किसी संख्या का घन 64 है तो संख्या बताइए। किसी संख्या का घन 64 है, अब किसका 64 है घन बताइए, किसका 64 है। ऑप्शन दिया है आपको 6, ऑप्शन बी दिया है आपको 4, ऑप्शन सी दिया है आपको दोस्तों 8, ऑप्शन डी दिया है आपको 12। बताइए किसका यह घन है भाई 64। 64 मतलब क्या, 4 चौको 16 चौका 64, तो यही तो 4 है भाई। अगला प्रश्न देख लीजिए। -5/9 का घन बताइए। -5/9 का घन बताइए। MCQ है, घन बताइए, घन है, घन क्या होगा। ऑप्शन ए ले लेंगे 25/81, ऑप्शन बी ले लेंगे -25/81, ऑप्शन सी ले लेंगे दोस्तों 125/729, ऑप्शन डी ले लेंगे दोस्तों
-125/729। बताइए क्या सही हो जाएगा, क्या सही होगा, फटाफट बताओ भाई, बताओ। 5/9 घन करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, क्योंकि -5/9 के पावर में विषम संख्याएं होंगी। घन किया तो 25, मतलब 5 × 25 = 125, माइनस में 125 बटे 9 9 81, 81 9 729, यानी कि राइट आंसर आपका 125/729 डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 1 घंटे जैसे ही पूरा होगा अपने आप वीडियो कट जाएगा, तो आप लोग शेयर करके ही जाएंगे, और 1 ही घंटे रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। जितना तक चल रहा है घंटे चलने दीजिए। आप लोग शेयर करके जाएंगे, आप हमसे प्रॉमिस करिए भाई। देखिए शेयर करोगे तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। हम एक जांच, मतलब कि ये बातें हम खुल के कर देते हैं भाई, क्योंकि आप किसी का मेहनत का अगर लाभ उठाते हैं तो उसका थोड़ा सा मेहनताना देने की कोशिश किया करिए। सिर्फ एक मेहनताना क्यों मांगते हैं आपको, आपसे हम, कि बस इसको शेयर करिए।